चलो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या क्या है थोड़ा देखकर, या फिर हाइपोथेसिस क्या क्या है उसके बारे में। इसमें दो क्वेश्चन हैं और दोनों का मीनिंग एक ही है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था? पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला गया है? व्यंजन प्राप्त करें। ठीक, पहला वाला है व्यंजन उत्पन्न करना है और दूसरा ये है कि इसकी आवश्यकता करनी है। तो पहला सबसे पहले आवश्यकता याद रखना क्यों पड़ा है। हमने जो ड्यूलॉन्ग और पेटिट का देखा था, ड्यूलॉन्ग और पेटिट या पेटिट का जो कॉन्सेप्ट था उसमें उसने बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस या फिर कितना 300 केल्विन पर जो स्पेसिफिक हीट होता है सॉलिड का या विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? 3R। समझ में आया? ये 3R ठीक है। लेकिन ये किसके लिए था? ड्यूलॉन्ग पेटिट ने दिया था, लेकिन किसके लिए दिया था? तो रूम टेम्परेचर। अब अगर मान लो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर आ जाए, ठीक है, जैसे अभी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होगा क्या? नहीं है कि नहीं? हाँ। अगर मान लो वो है तब तो ठीक है। तो किसी से किसके लिए स्पेसिफिक हीट की उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रूम क्यों पड़ी? क्योंकि ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने जो बताया था वो किसके लिए था? नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन अब अगर बोलता है कि कोई होता है, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कि 3R होता है स्पेसिफिक हीट किसका? ड्यूलॉन्ग पेटिट का। लेकिन अगर मान लो उस रूम टेम्परेचर से कम हो जाए, उस रूम टेम्परेचर से कम या फिर ज्यादा हो जाए, तब के केस में सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कितना है? ठीक है, तुमने एक थ्योरी उठाया, क्या कॉन्सेप्ट उठाया कि भाई हम बोल रहे हैं कि सॉलिड का जो रूम टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट होगा या फिर क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा होगा, वो कितना होगा? 3R होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुमने नॉर्मल टेम्परेचर में बताया है, रूम टेम्परेचर में बताया है, कमरे के ताप पर बताया है। लेकिन अब अगर मान लो वो रूम टेम्परेचर या 27 डिग्री से कम डिग्री हो जाए, कम टेम्परेचर हो जाए या ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तब के लिए फिर स्पेसिफिक हीट कितना होगा सॉलिड का? तब तो कोई भरोसा नहीं। तो कौन आता है फिर? तो आइंस्टाइन आता है, बोलता है मैं बनाऊंगा। तो अब आएगा तुम्हारा आइंस्टाइन। तो समझ में आया आइंस्टाइन की आवश्यकता, आइंस्टाइन की क्वांटम हाइपोथेसिस की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ड्यूलॉन्ग पेटिट ने सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पर बताया, लेकिन अगर मान लो रूम टेम्परेचर से कम हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कितना होगा ये पता नहीं है। तो उसका पता किससे किया जाएगा? आइंस्टाइन ने किया था, इसीलिए उसकी आवश्यकता पड़ गई। समझ में आया? ध्यान रखना। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि ड्यूलॉन्ग पेटिट जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है या रूम टेम्परेचर पर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइंस्टाइन वाला। तो आइंस्टाइन का सबसे पहले हाइपोथेसिस देखो कि आइंस्टाइन ने क्या-क्या माना। जैसे ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने माना था, वैसे ही आइंस्टाइन ने क्या-क्या माना उसके बारे में। तो सबसे पहले आइंस्टाइन बोलता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने दिया था, क्या दिया था कि कोई भी बॉडी जो होता है, कोई भी मैटर, कोई भी सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और 1 किलोग्राम वाले में कितने नंबर होते हैं? तो कितने नंबर होते हैं? 6.02 × 10⁻26 6.02 × 10⁻23 26 जो भी है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। क्या कॉन्सेप्ट होगा कि कोई भी सॉलिड, हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी सॉलिड कितने पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर। समझ में आ रहा है? पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा बोलता है, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ड्यूलॉन्ग और पेटिट जो होते हैं वो पुराने वाले क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू उन्होंने
CV = 3 आता है, समझ में आ रहा है? पुराने वाले फिजिक्स के हिसाब से पुराने वाला फिजिक्स जो है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे डिपेंड कर देता है, समझ में आया? कल हमने निकाला था एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है तुम्हारा आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन सबसे ज्यादा जिस वैज्ञानिक से प्रभावित था उसका नाम क्या था? प्लांक। आया समझ? और प्लांक ने क्या बोला था? एक प्रोटॉन दे दिया था E = Nhν। ये n क्या है? नंबर्स ऑफ फोटॉन, और hν क्या है? एक फोटॉन की एनर्जी। तो अगर बहुत सारे फोटॉन हैं तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? n × hν। समझ में आ रही है? ठीक। तो वो उससे बहुत प्रभावित था, किससे? प्लांक से। तो उसने जो कॉन्सेप्ट दिया, और प्लांक से ही तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होता है, नया फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिए ना, उसने इसको एक किस तरीके से माना है? किसी एनर्जी के पार्टिकल के रूप में माना है। तो क्या बोलता है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बोलता है ठोस में परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं? कंपन करते हैं। दूसरा क्या है? क्या बोलता है? वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। अगर ये सॉलिड है, और सॉलिड में अपने को पता है कि हर एक पार्टिकल क्या होगा? बहुत पास होगा। तो पास होगा तो जब इनको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगा, तो अगर मैं इसका ये मिड पॉइंट मान लेता हूं, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? इधर भी मूव करेगा, इधर इस तरीके से मूव कर देगा। मतलब हर एक पार्टिकल सॉलिड में अपने दोनों माध्य स्थिति के दोनों मिड पॉइंट के दोनों क्या करता है? मोशन करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। समझ में आ रही है? और कंपन करता है तो उसका मोशन कैसा मोशन होगा? सरल आवर्ती गति, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रही है? क्योंकि एक लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बने होंगे। दूसरा बोल देता है कि कोई भी पार्टिकल सॉलिड में क्या होता है? अपने मिड पॉइंट के दोनों ओर क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ऐसा इस तरीके से मोशन करता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी हर एक पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा? न्यू होगा। आया समझ में आया? न्यू होगा, जिसको क्या बोल दिया जाएगा? आइंस्टाइन आवृत्ति। न्यू को क्या बोला जाएगा? आइंस्टाइन आवृत्ति, आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसमें क्या बोलते थे? तीसरा क्या बोला? जैसा डिलॉन्ग और बेंटिक ने बोला था कि हर एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। समझ में आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम, F2 में क्या बोल रहा हूं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। हर एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 होगी। चलो नेक्स्ट बोला जाता है, जैसे डिलॉन्ग और बेंटिक ने क्या बोला था कि इनकी ऊर्जा कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकती है। आया समझ? उस दो पार्टिकल। तो आइंस्टाइन भी वही बोलता है कि हर एक पार्टिकल की जो ऊर्जाएं होंगी वो कैसी होंगी? काल्पनिक ऊर्जा होगी, वो शून्य काल्पनिक ऊर्जा। जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा वो क्या होगा? किस पर? एब्सोल्यूट टेंपरेचर पर। एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब इसको बोलेंगे परम ताप, किसको बोलेंगे? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन, या तो 0 डिग्री केल्विन बोला जाए, -273 डिग्री पॉइंट सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस पर जो इनकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। बोलता वाइब्रेशनल एनर्जी, क्लियर है? देखो बहुत सारी एनर्जी होती है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो है ही अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही अपने पास। आ रहा है क्लियर? तो ये आपके पास क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये वाला बोलते हैं। और इनकी एनर्जी कितनी होगी? हर एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, बोल रहा है, एक जैसी होगी नहीं है। अगर मैंने ये सॉलिड इसको मारा तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होगी? लास्ट में होगी कि यहां होगी? लास्ट में होगी। कहां होगी एनर्जी? बीच में होगी। इधर सबसे ज्यादा एनर्जी, यहां पे फटाफट, इधर जाके क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ये वेव की तरह समझोगे तो ज्यादा क्लियर है। जैसे वेव सबसे ज्यादा कहां बनेगा? बीच में, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो क्या बोलता है? इनकी एनर्जी डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। आया समझ? जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। मतलब कहां से हो सकती बोलता है? 0 भी हो सकता है बोलता है, और फिर hν भी हो सकता है बोलता है। दूसरा क्या होगा?
केल्विन हो जाएगा। ये जो पार्टिकल होंगे सॉलिड के, इन्हें हम 8 छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। विभेद्य होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, विभेद्य होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मतलब देखो, हमने सेकंड ईयर में 3 स्टैटिक्स पढ़ा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन, फर्मी-डिराक। बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक में पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आया? ध्यान रखना चाहिए, पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब भेद नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? भेद उसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला है उसमें बोला जाता है कि प्रभेद्य है, विभेद्य है। मतलब उन्हें भी और भी तोड़ा जा सकता, उन्हें और भी अलग से पहचाना जा सकता, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फॉलो करने वाले जितने भी हैं वो सब पार्टिकल को ले लिए थे। सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ही आया, ध्यान रखना चाहिए। स्टैटिक्स बोस-आइंस्टाइन बाद में आया, फर्मी-डिराक बाद में आया। तो आइंस्टाइन क्या बोलता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स को हम और भी तोड़ सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है, विभेद्य प्रभेद्य कर सकते हैं। समझ में आया? तो अगर ये विभेद्य प्रभेद्य वाला किसमें आता है कॉन्सेप्ट? बोस-आइंस्टाइन, फर्मी-डिराक नहीं। बोस-आइंस्टाइन, फर्मी-डिराक के पार्टिकल को तुम डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। समझ आ गया? तो फिर कौन डिस्टिंग्विशेबल होता है? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने नहीं बताया। समझ आ गया? ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने सिर्फ क्या बोला था, ये नहीं बताया था कि ये टूटते हैं, तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते, उसने क्योंकि पुराना लॉ फिजिक्स से निकाला था। आइंस्टाइन ने क्या किया था? आइंस्टाइन ने सीधा सीधा ये बताया, एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, 2-3 चीजें, कि सबसे पहले वाइब्रेट करता है, ये भी सही है। फ्रीक्वेंसी के बारे में उसने बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने बताया भी नहीं है। उसने बताया क्या चीज कि एब्सोल्यूट टेंपरेचर पर, अच्छा एब्सोल्यूट टेंपरेचर पर ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने क्या बताया? एब्सोल्यूट टेंपरेचर पर उसकी सीवी क्या होती है? 0 हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान रखिए, जब परम ताप की बात आती है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर की बात आती है, तो सीवी क्या होता है? या स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 0 हो जाता होता है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर काल्पनिक ऊर्जा की बात करते हैं तो परम शून्य ताप पर क्या होती है? वाइब्रेशनल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी की बात है। वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर काल्पनिक ऊर्जा क्या होती है? 0। और इनकी ऊर्जाएं कैसी होती है? डिस्टिंक्ट होती है। उसने ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने नहीं बताया था, ये वाला फार्मूला नहीं लिया था उसने। आइंस्टाइन ने क्या बोला? उनकी एनर्जी कितनी हो जाती है? 0, h-nu, 2h-nu, 3h-nu, इस तरीके से होगी। था लास्ट वाला कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन ने बताया, क्या कि सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से वाले स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं? वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि हम उन पार्टिकल्स को और तोड़ नहीं सकते, सॉरी विभेद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तोड़ सकते हैं। ये इसका आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यस। समझ में आया क्या क्या इसने बोला? अब जो चीजें इसमें बोली गई हैं उन्हीं सबको लेकर के हमको बनाना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बार बार बोला है, आइंस्टाइन सबसे बड़ा प्रशंसक था किसका? सबसे बड़ा फैन किसका? प्लांक। तो प्लांक का ही ये ऑक्सीलेटर यूज करेगा। ठीक है, ऑक्सीलेटर यूज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। तो ऑक्सीलेटर अपने पास यूज करेगा। कैसे? ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ध्यान रखना। अच्छा, तुमको निकालना क्या है कॉन्सेप्ट समझो। आइंस्टाइन के भी इसमें भी तुमको सीवी निकालना है, इसमें भी तुमको स्पेसिफिक हीट निकालना है। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? मतलब तुमको ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? चाहिए ऊर्जा। अब यू चाहिए आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा से फॉर्मूला मैंने बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एवरेज एनर्जी। अब तुमको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी हमको निकालना है। तो एवरेज एनर्जी का मतलब क्या हो जाता है? ध्यान रखते चलना। एवरेज एनर्जी हम लोग के पास कितना है? तो एक क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम अपनी जगह अपना एक अलग सा अस्तित्व रखता है, ध्यान रखना। तो टोटल नंबर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज है? टोटल। जब हम एवरेज एनर्जी निकालते हैं तो अलग अलग फॉर्मूला है ना, तो यहां निकालने का तरीका क्या है? तो टोटल एनर्जी, अभी कैसे करेंगे उसको समझना। टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आरा समझ, ध्यान रखना चाहिए। टोटल एनर्जी अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स
हम लोग इसको इसी तरह मान रहे हैं, एक दोलित्र की तरह मान रहे हैं, एक ऑक्सीलेटर की तरह मान रहे हैं, जो दोनों क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान रखना। ठीक है, तो ये निकाला। अब टोटल एनर्जी इसमें चाहिए रहेगा, तो टोटल एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो चीजें हैं सब कुछ चीज फाट फिर एक बार सिस्टमैटिक तरीके से लिखना। तुमको सबसे पहले चाहिए क्या निकालना है, हमको ये निकालना है। सीबी में क्या जरूरत पड़ रहा है, यू। तो यू का फॉर्मूला क्या है, फलाना। फलाना के बाद क्या चीज है, अब ये तो आपने पता है, एन लिखाना। ये क्या चीज होता है, ये डायरेक्ट है। और इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी अब कैसे निकलेगी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितने निकलेगी। मान लेते हैं कोई सिस्टम है, इसमें ये पहला वाले को हमने एन नॉट बोल दिया, पार्टिकल का नंबर। इसको मैंने बोला n1 बोला, इस वाले को थर्ड वाले को मैंने n2 बोला, n3 बोला, समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे पास मान लो पहले वाले की एनर्जी कितनी है, हमने कहा से स्टार्ट किया। पहले वाले की एनर्जी 0, दूसरे वाले पार्टिकल की एनर्जी कितनी h, तीसरे वाले पार्टिकल की एनर्जी कितनी 2h, तीसरे वाले की 3h। इस तरीके से किया। तुमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो ये उल्टा चल रहा है। तो मतलब अगर मैं निकालना चाहूं क्या चीज है, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकालने मतलब क्या, एक पार्टिकल पहला वाला और उससे रिलेटेड उसका एनर्जी, समझ में क्या? ठीक है, दूसरा पार्टिकल n1 उससे रिलेटेड उसका एनर्जी, तीसरा वाला पार्टिकल मतलब जो भी है उससे रिलेटेड उसका एनर्जी। आ रहा है क्या, क्लियर हुआ? अब तुमको याद है और क्या चीज निकालना, कुछ निकालना, हमको एक चीज और निकालना पड़ेगा, क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, दोलित्रों की कुल संख्या। नीचे टोटल एनर्जी निकाल लिए, अब उससे और क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर या दोलित्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको आपने क्या बोल दिया, n बोल दिया। अब n बोला है तो हमारे पास कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। अभी थोड़ा ध्यान देना, यहां पर कुछ चीजें समझना है। तो पहला पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा पार्टिकल, फिर चौथा पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन कौन से स्टैटिक्स को फॉलो कर रहा है, कौन से स्टैटिक्स को फॉलो कर रही है, मैक्सवेल बोल। अच्छा, मैंने बोला ये सॉलिड है, इस सॉलिड के इतने एरिया में कितने पार्टिकल होंगे तुमको पता है क्या, नहीं पता। एक फिक्स्ड रहेगा, 1 किलोग्राम रहेगा, तो हम मान लेते हैं कि 6.02 10 पावर 23 26 जो भी है उतने पार्टिकल होंगे हमने माना। लेकिन अगर मैं एक इसको मैं सॉलिड बोल रहा हूं और इसको मैंने बोला कि इसमें नंबर्स ऑफ, इस चौक में नंबर्स ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, बता पाओगे? चल बताए, पता है फिर भी थोड़ा बहुत अप्रॉक्स कुछ क्या, कितने पार्टिकल होंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, होगी ना। प्रायिकता मतलब एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों लगभग सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी बोलेगा इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के हिसाब से लेंगे। कल हमने डिलॉन्ग और पेंटिन वाले में देखा था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी देखी थी ना, कल हमने लगाया एक्सपेक्टेशन की निकाल के ex, तो उसमें क्या लिखा था, ex into px इंटीग्रेशन में, तो उसमें px की वैल्यू में क्या बोला था, नंबर्स ऑफ पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, कितने पार्टिकल पाए जाएंगे। तो क्या बोलता है बोल्ट्जमैन बोलता है जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e to the power - e upon kT के। अगर r वाला तो r लिखते हैं और इसी को हटाओगे तो pr एक कांस्टेंट लग जाता है और e r का लिखते तो kT। लेकिन वहां हमने e की वैल्यू ex में ली थी, ex में लिया था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों आया था। लेकिन हम उसका लंबा चौड़ा ना जा करके अभी हम एनर्जी कितना बोल रहे भाई, h nh। समझ आ रहा है क्या, आया समझ? तो कितने नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हम इसी चीज को बोल देते हैं n। अब तुमको पहला चाहिए n ये कांस्टेंट a लगा करके हमने यहां n0 लगा दिया है और ये हो जाएगा e to the power -h/kT। अब यहां n की जगह 0 रखो
तो अब हमारा ये हो गया ओवरव्यू। अगर तुमको इतना सारी चीजें समझ में आ गया है तो मुझे तुमको कुछ भी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया ब्लूप्रिंट। अब यहीं से चालू करना है। कहां से चालू करना है? कहां से चालू करना है? पीआर हमारी बात पीआर से। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये पूरा इस तरीके से उतरेगा और कहां जाकर के खत्म होगा? सीपीपी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया ये वाला? ये तुम्हारा हो गया ब्लूप्रिंट। अगर तुमको यहां तक समझ में, इसीलिए कभी भी अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करना कि एक्चुअल में लाया क्या है। समझ में आ रहा है क्या लाना है? कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, फलाना लाना है। फलाना लाने के लिए क्या जरूरत पड़ रहा है? तो सीवी लाने के लिए यू जरूरत पड़ रहा है। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। अब जो यू लाना है, यू तो समझ में आ गया। तो यू लाने के लिए फिर क्या जरूरत पड़ रहा है? उसका फॉर्मूला देखो। यू लाने के लिए n चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है? यू निकालने के लिए ये चाहिए। अब ई निकालने के लिए क्या चाहिए? तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना। उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड यूज किया है। अरे समझ लिया? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था डिलॉन्ग और पेंटिंग का, उसमें इंटीग्रेशन मेथड यूज किया था। इंटीग्रेशन किए थे एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकालने के लिए। इसकी बात करते हैं तो फिर अभी देखना, अभी थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे नहीं। हम लोग प्लांक, मैंने बोला ना आइंस्टाइन प्लांक का सबसे ज्यादा गहरा दोस्त था। आ रहा कि नहीं आ रहा? वो उसी का ही सब चीज उठा के लेना चालू कर रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो फिजिक्स पढ़ने का ये तरीका हो जाता है कि नीचे से स्टार्ट करो, ऊपर से। तुम्हारे मुंह पे तुम समझ नहीं पाओगे कभी भी। क्लियर है? तो क्या निकालना पहले समझ में आए तो फिर स्टार्ट करें। तो अभी समझो तुम्हारा सिर्फ मैं क्या समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अभी डेरिवेशन स्टार्ट हुआ ही, समझ में आया सब कि नहीं? 10 नंबर का क्वेश्चन ये आने लायक है, मैंने बार बार बोला, और ये सबसे इजी बनता है, पिछले वाले से भी ज्यादा इजी बनता है। ध्यान रखते चलिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करें ये वाला। चलिए तो मिटाओ इसको। कहां से स्टार्ट करना है? ब्लूप्रिंट निकाल करके रखना। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्टार्ट कहां से करना है? छोटा छोटा कुछ वर्डिंग रहेगा जिसमें तुमको लिखना है। अगर तुम वर्डिंग नहीं लिखते हो तो नहीं चलेगा, चल जाएगा, लेकिन सामने वाले को अगर मान लो तुम लोग पढ़ाने बैठे कभी, तो फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। बताने के लिए तुम किसी भी बता सकते हो कि चलो ठीक है ये फलाना चीज है, ये तक कर लो। नंबर तो हमको देना पड़ता है, आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन अब तुमने कुछ लिखा तो देना ही है। और अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं देना है तो फिर भाई अगर देने च नहीं है तो फिर इतना कोई मतलब ही नहीं। तुमने बताया अरे यार तुम सिर्फ फॉर्मेट लिख दो, थोड़ी चलेगा। फिजिक्स में थोड़ा माना करो तो लिखना पड़ता है ना। चलो अब आते हैं हमारा मेन डेरिवेशन। ये हो गया कॉन्सेप्ट। क्या करना था क्या नहीं करना था मैंने बता दिया। बाकी अगर तुमको समझ में आ गया होगा, बाकी अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो फिर चलो स्टार्ट करें। ठीक, मान लेते हैं हम लोगों ने मान लिया कि कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल है भाई। कोई भी सॉलिड हमने जो लिया है उसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? n। ठीक है, समझते हैं। मान लेते हैं इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिकल, क्या बोलेंगे? टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिकल इन एनी, किसमें? सॉरी क्या है? इज एंड, बहुत सारे पार्टिकल, उनमें से वो पार्टिकल है, ठीक है, टोटल नंबर है। और n कैसे कैसे रखेगा? n नॉट मैथ्स के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। तुम्हारे मैडम तुम्हारे साथ पढ़ा रहे होंगे कर्ली ब्रैकेट वाला, अलग किया, ठीक है। कैसे पार्टिकल रखना है? n नॉट को, फिर n1 n2 n3 कहां तक है? n समझ में आया? क्लियर हो? ठीक, वेरी गुड। अब थोड़ा समझना, इन सब की एनर्जी भी इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है इन पार्टिकल की? इन अणुओं या फिर इन कणों के संगत ऊर्जा कितनी? पहले वाले की एनर्जी हमने क्या बोला? दूसरे वाले की एनर्जी h, तीसरे वाले की एनर्जी 2h, तीसरे वाले का 3h, इस तरीके से लास्ट वाले का क्लियर। हमने बहुत सारा पार्टिकल से टोटल पार्टिकल माना है कितना?
n टोटल पार्टिकल, ठीक है। उसमें से वो कैसे कैसे पार्टिकल को रख रहा है, n0, n1, n2, n3, जिसके रिस्पेक्ट में उनकी एनर्जी कितनी है, 0 है, h न्यू है, 2h, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तब यहां अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तब क्या चीज बोलता है, तो किसी भी एक रेंज में मैक्सवेल के अनुसार क्या होगा, मैक्सवेल के अनुसार हमारे पास क्या होगा, दैट क्या लिखेंगे इसमें, दैट हिंदी में प्रॉब्लम थोड़ी समझ जाओगे इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, चलो। तो दैट अपने पास क्या हो जाएगा, दैट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी, नंबर्स ऑफ, अगर मैं बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर due to absolute temperature capital T and energy Nhν, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार परमताप T पर Nhν ऊर्जा में दोलित्रों की कुल संख्या, समझ, दोलित्रों की कुल संख्या, तो दोलित्रों की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमने बोला ये कितनी होगी, n is equal to n0 बोल्ट्जमैन के अनुसार प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी p लिखते थे उसको प्रोबेबिलिटी ना बोल करके हमने क्या बोल दिया, n बोल दिया, समझ आ रहा है यार। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, e टू द पावर माइनस h न्यू बाय kT, समझ में आया कि नहीं, e लिखते थे, e की जगह क्या लिखेंगे, Nhν, समझ में आया कि नहीं, ठीक, ये होगी, तो n हमने लिखा, एक कांस्टेंट लगाया जिसको हमने बोला n0 लिख दिया, e टू द पावर माइनस h न्यू बाय kT, क्लियर हो, अब निकाल रहे हैं, आया समझ में, क्लियर होगा। अब निकालेंगे टोटल नंबर्स ऑफ द ऑक्सीलेटर, दोलित्रों की कुल संख्या अगर निकालनी है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, n हमने बोला, आया समझ, n हमने बोल दिया, ठीक, n0, n1, n2, n3 and so on, क्लियर हो, टोटल नंबर समझ में आया, मैथ्स पढ़ना है प्लीज, मैथ्स को आगे, ठीक है, क्लियर हुआ टोटल नंबर, तो नहीं पढ़ना तो बताओ, पापा कंटिन्यू सर, n0 का कुछ कर सकते हो तो n की जगह 0 रखो तो तुम्हें खुद बराबर आ जाएगा, ठीक, 1 रखोगे तो क्या आएगा, n0, देखो n की जगह 1 रख रहे, n0 कांस्टेंट है, 1 रखेंगे n0 e टू द पावर माइनस h न्यू बाय kT, फिर दूसरा रखेंगे 2 रखो, n2 निकालना है, कितना हो जाएगा, n0 e टू द पावर माइनस 2h न्यू बाय kT, अब फिर आगे ले जाएंगे तो n0 e टू द पावर माइनस 3h न्यू बाय 3h न्यू बाय kT, प्लस एंड सो ऑन, क्लियर है कि नहीं, सब में कॉमन क्या
पावर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? माइनस एच न्यू बाई के टी का होल इंटू 2 लिख सकता हूं। यस सर। यहां ऐसा लिख सकता हूं, समझ लो e टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यस सर। पावर का पावर के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास माइनस 2h न्यू तो है, e टू दी पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पावर का पावर के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस कैसे होगा रे m की पावर क्यों होगा? एक बात बता मेरे को, a टू दी पावर मान ले m और n, तो कैसे लिखते हैं? a टू दी पावर mn प्लस में इनटू है तेरा क्या बिगाड़ा? जो बुक में छपा है उसको सही बोल रहा है। छठी सातवीं की चीज पावर ही पावर। आया समझ? एच न्यू बाई के टी मल्टीप्लाई होता है, हाथ आते मल्टीप्लाई, ये अच्छा, हाँ। इसके लिए पावर, ठीक ठीक जी सर। लेकिन इसके लिए तो साथ साथ ही है। अरे क्या लड़कियों की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद e टू दी पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? h न्यू बाई के टी का होल पावर क्या?